नमस्कार साथियों। आज तारीख है 30 अगस्त 2024। आज हम बात करने जा रहे हैं लैंगिक असमानता, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध, घरेलू हिंसा, महिलाओं के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान, कानूनी स्थितियां और सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, कानून बनाए गए हैं अवेयरनेस के लिए, महिलाओं की शिक्षा साक्षरता के लिए, उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हम यह भी चर्चा करेंगे आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है। ऐसी दुष्कृतियां, ऐसे दुष्कर्म, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं जिसे अमानवीय ही कहा जाएगा। हाल ही में 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने बस बहुत हुआ शीर्षक से एक लेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी भावभरी संवेदना और दुख भी जाहिर किया है। आखिर क्या कारण है कि जिस देश में गंगा, गीता, गायत्री के रूप में देश की बेटियां पूजी जाती हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में हम मां के रूप में उनका रोज पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, फिर ऐसी हिंसा, ऐसे जघन्य, ऐसे घिनौने अपराध क्यों? विचार नहीं है हम सब के लिए, यह मानवता के लिए कलंक है। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, हमारे पितृसत्तात्मक समाज को लेकर के, आर्थिक असमानता को लेकर के, सांस्कृतिक प्रथाओं को लेकर के, ये सब कारण बताए जाते हैं जहां की महिलाओं को एक विशेष महत्व तो नहीं मिल पाया। पुरुषों के समान जो लैंगिक समानता होती है वो नहीं हो पाई है। प्रयास वर्षों से जारी है। सभ्यता का विकास जैसे जैसे आगे हुआ, संस्थाएं और संगठनों का उदय हुआ, राज्य के उदय हुए, राजनीति के उदय हुए, डेमोक्रेसी का विकास हुआ, महिलाओं की भागीदारी को, महिलाओं के विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बने, मैग्ना कार्टा आया, महिलाओं के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन की बात की। इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसी दुर्घटनाएं कम नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे जो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है उनमें पति और रिश्तेदारों की भूमिका ज्यादा है, इनके द्वारा उत्पीड़न किया गया है। हमारे संविधान में महिलाओं को सम्मानजनक जिंदगी देने, उनको गरिमापूर्ण तरीके से समाज में स्थान मिल सके, इसके लिए तमाम प्रावधान है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, 16 में भी लिंग के आधार पर हम नौकरी पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 21 जो निजता के अधिकार, महिलाओं की निजता के अधिकार, पर्सनल लाइफ, लिबर्टी एंड लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ये फंडामेंटल राइट में है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं की तस्करी ज्यादा होती रही, उनको रोकने के लिए कानून बनाया गया। महिलाओं को बाल श्रम के लिए अनुच्छेद 24 बनाया गया। हमारा जो कल्याण टीपीएसपी है, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना, मातृत्व सुविधाएं देना, पोषण की सुविधाएं बढ़ाना, ये सब बातें हमारे संविधान में भी की गई हैं। यदि हम विधायी व्यवस्थाओं की कहें तो विधायी व्यवस्थाएं, कानून भी महिलाओं के को सम्मानजनक स्थिति पर लाने, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कानून भी कम नहीं है।
1956 में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम आ गया। 1986 में आ गया कि स्त्री का जो चित्र होगा किसी ऐसे रूप विज्ञापनों में, प्रकाशनों में, लेखनों में आप ऐसा अंकित नहीं करेंगे कि वो अशिष्ट दिखे। स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 आ गया। इसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी हम लेके आए। निर्भया अधिनियम 2012 लेके आए। पॉक्सो अधिनियम जिसमें बाल संरक्षण, जिसमें फीमेल चाइल्ड भी है, मेल चाइल्ड भी है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए हमने पॉक्सो एक्ट लाया जिसमें बहुत कड़े प्रावधान दिए गए। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उनका यौन पीड़न ना हो, किसी प्रकार को उनको नीचा ना देखना पड़े, उनको सम्मानजनक तरीके से काम करने का अवसर मिल सके, तो कार्यस्थल पर यौन पीड़न रोकथाम निवारण अधिनियम 2013 लेके आए। इसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन अपराध, उत्पीड़न बढ़ते ही जा रहे हैं? साथियों, इस पर हमें चिंतन करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी, और इसके लिए महिलाओं को दोषी नहीं, यह पूरी प्रक्रिया जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये पुरुषवादी जो मानसिकता है, पुरुषोचित अवधारणा है, इस पर हमें विचार करना होगा। हम सस्टेनेबल गोल में लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल गोल है, जो 5 नंबर का गोल है, कहता है कि हम जेंडर इक्वलिटी लेके हम आएंगे। तो जेंडर इक्वलिटी हम कैसे लेके आएंगे? हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमने कानून तो बहुत सारे ला दिए, बहुत सारे हमने उनके हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर, CM हेल्पलाइन 181, हेल्पलाइन 109190 और सखी सेंटर, स्वाधार योजना, वन स्टाफ सेंटर और बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हमने की है कि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जो जरूरत है, हमें हमारी मानसिकता को बदलना होगा। इस प्रकृति ने मेल और फीमेल के रूप में 2 व्यवस्थाएं बनाई हैं। कोई कहीं से कहीं तक किसी में कमी नहीं है, समान भागीदारी है इस प्रकृति को चलाने में, इस समाज को चलाने में, इस संसार को चलाने में। फिर हम अपनी मानसिकता को क्यों नहीं बदलते हैं? बहुत सारे न्यायिक निर्णय भी हमारे पास आए हैं, हमारे सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालयों ने, माननीय उच्च न्यायालयों ने महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे न्यायिक निर्णय दिए हैं, जिसमें जोसेफ बाइन बनाम भारत संघ बनाम है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघवाद 2017 है, जिसमें किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ में कोई अगर विवाह होने के बाद भी यौन संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसे मैरिटल रेप में इसको शामिल किया गया है। इसको हमको देखना होगा। लक्ष्मी बनाम भारत संघ जो बात आया था, इसमें जो महिलाओं पर एसिड अटैक होते हैं, इसके रोकथाम की बात में इसमें सरकार को सख्त रहने की बात की गई थी। दिल्ली गैंगरेप जिसे निर्भया केस भी कहा जाता है, 2012 में आया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट आया। ये सब कानून हमारे समाज में है, हमारे संविधान में, हमारी सरकारों में है, महिला बाल विकास बनाए गए हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। हमें जागरूक होना होगा। हमें अपनी जो पुरुषोचित मानसिकता है, जो हमारी विकृत मानसिकता है, विकृत चित्त मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है। आखिर पुरुष और महिला दोनों ही इस प्रकृति की अनिवार्य व्यवस्था है। इसको हमें ठीक करना होगा ताकि हमारा समाज ठीक हो सके, हमारा समाज कलंकित ना हो, मानवता कलंकित ना हो। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तमाम तरह के हमने विकास किया है, लेकिन मानसिक स्तर में अभी हम कई बार तो पशुओं के नीचे की स्थिति पे आ जाते हैं। इस पर हमें विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत।